We will keep on adding. चलो, in the last class we had done the classification of the chapter. ये बेटा proper आपका 12th वाला होगा. Classification and IUPAC naming we had done in the last class. So in the today's class we'll go for the method of preparation. ठीक है जी. तो regarding the haloalkane and the haloarenes we are going to do the method of preparation. बहुत ध्यान से देखोगे आप इसको, क्योंकि इसी चैप्टर से आपके जितने भी आगे चैप्टर्स है ना, उनके और सारे कन्वर्जेंस के क्वेश्चन भी निकलेंगे. चलिए, रिगार्डिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला मेथड है हैलोजनेशन ऑफ एल्केन. हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स. तो एल्केन्स तो बेटा सबको पता है क्या होती हैं. रिगार्डिंग द हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, तो एल्केन का फॉर्मूला हो गया CnH2n+2. दिस इज द एल्केन. अब हम इनमें से कोई भी एल्केन लेंगे और उसके बाद उसका हैलोजनेशन करके फिर प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल CH4, दिस इज द एल्केन, दैट इज अ मीथेन. ठीक है. तो मीथेन की हैलोजनेशन करनी है. अच्छा, हैलोजनेशन का मतलब भी सीखो क्या होता है. हैलोजनेशन का मीनिंग होता है बेटा एडिशन ऑफ हैलोजन. एडिशन ऑफ हैलोजन, दैट इज कॉल्ड एज अ हैलोजिनेशन. एंड रिगार्डिंग द हैलोजनेशन, आपको क्या करना है, मीथेन में क्या ऐड करेंगे हम. पहले तो क्लोरीनेशन कर लेते हैं. क्लोरीन ऐड करेंगे. अब एक्चुअली में देखो, कॉपी पे लिखना मैटर नहीं करता है. हाँ, एक्चुअली जैसे लैब में रिएक्शन होता है उस हिसाब से हमें कंडीशंस एरो के ऊपर डालनी पड़ती हैं ताकि हम आपके प्रोडक्ट तक पहुंच सके. जैसे मिथेन में क्लोरीनेशन किया तो ये होता है यूवी लाइट की प्रेजेंस में. अब आप पे डिपेंडेंट है बेटा, या तो आप इसमें लिख सकते हो H/न्यू. ठीक है. लास्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में 11th में आपने पढ़ा था H/न्यू, दैट इज E, एनर्जी इज इक्वल टू H/न्यू. ठीक है. या अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप इसको यूवी लाइट भी लिख सकते हो. ठीक है. यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा एंड व्हेन द रिएक्शन क्लोरीनेशन. यस वेदांत. तो क्लोरीनेशन कैसे होगा, आपको एक एक क्लोरीन को रिमूव करते, एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते जाना है और उसमें क्लोरीन को ऐड करना है. देखो इसमें कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बने हुए. अगर हम एक हटा देंगे इसमें से क्लोरीन तो ये बन जाएगा CH3Cl और एक H और Cl यहाँ से कंबाइन करके बन जाएगा HCl. तो ये CH3Cl जो आपका बन गया, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोरोमीथेन. दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोरोमीथेन. ओके. तो ये क्लोरोमीथेन बन गया यहाँ पे. अब ये जो आपका प्रोसेस है ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है. आई विल टेल यू व्हेन आई विल वाइंड अप दिस रिएक्शन. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब क्या होगा कि ये जो आपका क्लोरीनेशन हो रहा है, ये इतने ज्यादा एक्सेस में फ्री रेडिकल्स इसमें होते हैं कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन से और ये एक चेन रिएक्शन चल पड़ता है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका CH3Cl, इसमें फिर से आप क्लोरीन को ऐड करोगे. सेम रिएक्शन कंडीशंस वुड बी देयर. तो दिस इज CH2 एंड Cl2, CH2Cl2 प्लस HCl. तो दिस इज कॉल्ड एज अ डाइक्लोरोमीथेन. ठीक है. तो दिस इज अ डाइक्लोरोमीथेन. ये बन गया. और फिर से ये स्टेप होगा क्योंकि जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस नहीं होते. समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ बेटा. मैं एक एक हाइड्रोजन को हटा रही हूँ, उसकी जगह पे क्या लगा रही हूँ, बताओ क्या ऐड हो रहे हैं, क्लोरीन. ठीक है. एक एक हाइड्रोजन हटा रहा है और उसकी जगह पे क्लोरीन ऐड हो रहा है. तो ये बन जाएगा आपका CHCl3 प्लस HCl. ये बन गया तुम्हारा ट्राई क्लोरोमीथेन. ट्राई क्लोरोमीथेन जो आपका होता है ना, उसका एक और नाम भी है क्लोरोफॉर्म. ट्राई क्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं.
ठीक है, उसके बाद CHCl3 ले लिया, उसमें फिर से क्लोरीनेशन किया और इसमें क्या होगा CCl4 प्लस HCl। ठीक है, तो CCl4 क्या हो गया आपका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन होता है जिसमें हैलोजनेशन होता है, स्पेशली क्लोरीनेशन। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है कि हाउ वी आर डूइंग। हैलोजनेशन का मतलब है एक एक हैलोजन वी कीप ऑन एडिंग एंड द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो CH4 में क्लोरीन ऐड किया तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और Cl आ जाएगा बाहर, HCl और CH3Cl। उसके बाद CH3Cl में क्लोरीन ऐड किया तो CH2Cl2 प्लस HCl। फिर CH2Cl2 में क्लोरीन ऐड किया तो CHCl3 प्लस HCl। मतलब एक एक हाइड्रोजन को कम करते जाना है और क्लोरीन को एक को ऐड करते जाना। तो इसमें से जो हाइड्रोजन बचेगा और इसमें से जो क्लोरीन बचेगा वो HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये हैलोजनेशन ऑफ एल्केन हो गया। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो मीथेन है ना, इस मीथेन में एक ही कार्बन है और वो सारे के सारे हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो इस कार्बन को बोलते हैं 0 डिग्री, है ना। और इसका जो हाइड्रोजन है वो भी 0 डिग्री है। अब अगर हमने क्या ले लिया CH3CH3, CH3CH3 इज अ इथेन। ठीक है, इथेन में हमने क्लोरीनेशन कर दिया, Cl2 डाल दिया। तो CH3CH3 क्लोरीनेशन किया इथेन का, उसमें अगर H न्यू किया ऐड या यूवी लाइट ऐड करी तो आपको सबसे पहले तो देखना है कितने टाइप के हाइड्रोजन है इस क्वेश्चन में। तो कितने टाइप के हाइड्रोजन कैसे चेक करोगे? देखो ये वाला जो कार्बन है जिसको मैं स्टार लगा रही हूँ, ये एक कार्बन के साथ जुड़ा है ना, और ये दूसरे वाला कार्बन भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये दोनों कार्बन की नेचर है 1 डिग्री कार्बन। अब 1 डिग्री कार्बन है ये दोनों, अब इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो भी 1 डिग्री है। तो 6 हाइड्रोजन है इसमें 1 डिग्री। तो जब सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको एक हाइड्रोजन हटा देना होता है और उसकी जगह पे Cl लगा देना होता है, बिकॉज सेम है। तो दिस इज CH3 CH2 Cl प्लस HCl। तो इसका नाम क्या हो गया, दिस इज अ क्लोरोइथेन। ठीक है, दिस इज अ क्लोरोइथेन। ये सबको क्लियर हुआ मैंने कैसे लिया है इथेन का प्रोडक्ट? मैम एक और बताता हूँ। आपने सुनी है बात या बिना सुनी? अगर मैम आपने कहीं रिएक्शन देखा है तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया, दैट्स इट। ये हाइड्रोजन 3 की जगह पे 2 कर दिया और एक Cl लगा दिया, खत्म काम। यस मैम। और तो कुछ भी नहीं किया अभी। यस बाकी ये मैम। तो कार्बन की नेचर है, ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही आपको सिखा दिया था कि अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री है, अगर एक कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो 2 डिग्री है, अगर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो 3 डिग्री है, अगर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा है तो वो 4 डिग्री है। और जिस हिसाब से आपके कार्बन है उसके साथ लगे हाइड्रोजन का भी वही डिग्री है। अब ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, तो ये वाले जो हाइड्रोजन है आपके ये भी दोनों 1 डिग्री है। ठीक है बेटे? यस मैम। ओके जी, इथेन में यही प्रोडक्ट बनता है बेटा। चलो अगले में मुझे करके बताओ इसमें क्या होता है। CH3 CH2 CH3, तो CH3 CH2 CH3 में क्लोरीनेशन किया, H न्यू डाला और यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन किया। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखो अब ध्यान से देखना। ये वाला मैम H3। हाँ जी, अब इसके हाइड्रो कार्बन देख लेते हैं। ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री है, ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कार्बन को पहले क्लासिफाई करना। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री है, जो कार्बन ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इधर से इधर से इधर से इससे, तो ये 2 डिग्री है, और यहाँ पे होगा आपका 1 डिग्री अगेन। तो इस केस में बेटा देखो कितने 1 डिग्री कार्बन हुए, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री मैम है। 6 मैम। मैम 2 मतलब। हाँ बिल्कुल, 2 कार्बन 1 डिग्री हैं, तो उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं मैम वो 6 हाइड्रोजन है इसमें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री है। इसमें ये 2 है बेटे, तो 2 हाइड्रोजन आपके हैं 2 डिग्री। समझ पे आ रही हो मेरी बात को? तो 6 यस मैम। हाइड्रोजन 1 डिग्री है, 2 हाइड्रोजन 2 डिग्री है। अब देखो इसके पास 2 तरह के हाइड्रोजन है,
तो जब दो तरह के हाइड्रोजन होते हैं ना बच्चा, तो आपका प्रोडक्ट दो बनते हैं। मतलब एक बार आपको कोई 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाना है, एक बार आपको कोई 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाना है। ये बात हमने जब आइसो नियो लिखा था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा तब भी करी थी। यस और नो? यस मैम। चलो बच्चा जी, पहले प्राइमरी का एक हाइड्रोजन हटाओ। दिस इज CH3, CH2, CH2, Cl। तो ये मैंने 1 डिग्री का हाइड्रोजन हटाया है। उसके बाद 2 डिग्री का हाइड्रोजन हटाना है। तो दिस इज अ CH3, दिस इज अ CH, दिस इज अ Cl, दिस इज अ CH3। तो ये 2 डिग्री का हाइड्रोजन हटाया मैंने। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दिस इज 1 2 3, दिस इज कॉल्ड एज अ 1 क्लोरोप्रोपेन। ये इस वाले प्रोडक्ट को लिखा है बेटा मैंने। This is a 1 chloropropane. And what about this? This is a 1 2 3। यहाँ पे इसको IUPAC नंबरिंग दे तो this is a 2 मैम 2 क्लोरो। chloropropane। यस मैम। ठीक है बच्चा? Is that clear to everyone how I have written the two products? Now I will okay। अभी मैं इस बात पे नहीं जा रही हूँ कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, अभी बस आपको टोटल प्रोडक्ट ही फॉर्म करने आने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन मैं लिखती हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे येलो कलर से। तो तुम मुझे ना पहले तो ये बताना कि कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसके बाद तुम बताना कि वो प्रोडक्ट जो है उनके IUPAC नेम क्या क्या है। चलो बेटा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। इस पे मैंने क्लोरीनेशन कर दिया और H न्यू लगा दिया। और इसमें आपको सुनो मेरी बात, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे तुमने मिथेन का किया ना बच्चा, उसमें से सारे हाइड्रोजन रिमूव किए, वो बाकियों में नहीं करना। मिथेन छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें ऐसा हो जाता है। बाकियों में बस ऐसे एक एक हाइड्रोजन ही रिमूव करना है जितने टाइप के कार्बन और हाइड्रोजन है। चलो पहले तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हो गए। फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करो, अपनी अपने मन में सोचो और मुझे बताओ कि चैट बॉक्स में कितने टाइप के प्रोडक्ट हो गए। वेदांत, राणा, ध्यान से देख बेटा। वेदांत चेक अगेन, नॉट करेक्ट। चलिए चलिए जल्दी, एवरीबडी हैज टू टाइप। व्हाई आई एम वेटिंग ओवर हियर, बिकॉज आई जस्ट वांट कि मैं ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ जाऊं और तुम लोगों को आए ना ये बात। ऐसे मत करो भाई, ऐसे तो फिर तुम्हें समझ ही नहीं आएगा आगे आगे, अगर इफ यू पीपल आर नॉट रिप्लाइंग। अच्छा चलो, अगर अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं बना है तो मैं यहाँ पे नंबर लिखती हूँ। ये वाला कार्बन कितने नंबर का है? लेट मी चेक, वन आंसर इज हियर। वेदांत आप ठीक है बेटा, अविनाश भी ठीक है। अविनाश एंड वेदांत राणा बोथ हैव गिवन अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कौन सा कार्बन है? मैम सेकेंडरी। तनिष्क, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक लिखा है। ये कितने डिग्री का कार्बन है? मैम सेकेंडरी। अरे ये वाला पहला। मैम प्राइमरी। हाँ, कहाँ पहुंच गए तुम? ये वाला मैम कार्बन भी 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन की एक पहचान है, वो कॉर्नर पे होता है, ठीक है। अरे आप अपनी डेली लाइफ में भी देख लो ना, जो कॉर्नर वाला ब्लॉक होता है वो तो एक से ही जुड़ा होता है, कॉर्नर वाला घर भी एक से ही जुड़ा होता है। यस और नो? अगर दोनों साइड रोड है तो। चलो अब ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है जिसपे मेरा कर्सर है अभी? मैम कौन सी? मैम 3। हाँ, 1 2 3। बाकी बच्चे क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं? 3 डिग्री। और ये वाला कार्बन 2 तो 2 डिग्री। तो जब जहां पे आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 थिंग्स आर देयर, वहां पे बेटा आपको करना है 3 प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे कि 3 4 बच्चों का रिप्लाई आई हैव रिसीव्ड, दे हैव फॉर्म द, दे हैव टोल्ड कि मैम 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जितने भी प्राइमरी हैं उनमें से किसी एक भी हाइड्रोजन को हटा दो और 1 डिग्री प्रोडक्ट। अब आपकी मर्जी है, आप ऊपर वाला हटाना चाहते हो, साइड वाला हटाना चाहते हो, इट इज अप टू यू। मैंने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइड वाला हटा दिया है। मैम साइड वाला। हाँ तो मर्जी है तुम्हारी बेटा, तुम ये दोनों भी हटा सकते थे। अब 2 डिग्री का एक हाइड्रोजन हटाओ, CH3। ये फॉर द श्योर यही होगा, CH3 CH Cl एंड CH3। ठीक है, अब बचा तुम्हारा 3 डिग्री। 3 डिग्री का हाइड्रोजन हटाओ, CH3 C CH3 Cl CH2 CH3। तो ये मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं। मैं इनका IUPAC नेम भी बता देती हूँ, मेजर माइनर की डिस्कशन थोड़ी देर बात करेंगे। ये वाले प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे बच्चा? इसमें Cl वाले कार्बन को कम नंबर देना है, तो 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका C पहले आएगा ना, तो ये मैम 2 क्लोरो।
क्लोरो, ब्यूटेन। पहले तो मिथाइल भी बोलो ना, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, अब रेड कलर से दूसरा प्रोडक्ट लिख लेते हैं, तो इसमें से भी Cl को कम नंबर मिलना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मिथाइल, पहले 1 क्लोरो है ना, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसमें और फर्स्ट वाले को येलो कलर से लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से आप इसके प्रोडक्ट बना सकते हो, समझे कि नहीं बात को? यस मैम। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बना देने हैं इसके डिफरेंट। मैम आपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कैसे अरेंज किया, रिपीट कर दो। ओके, मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसे अरेंज किया, ये कॉर्नर वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री होगा, ये वाला कार्बन जिसपे मैंने अब स्टार लगाया ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री होगा, ये वाला कार्बन 1 2 3 से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री होगा, ये वाला कार्बन 1 से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब क्लियर है? ओके मैम, ओके ओके, यस मैम आ गया। चलो आगे चलो, अब तुमने ये भी सीख लिया कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, और तुमने ये भी सीख लिया कि हाइड्रोजन और कार्बन को कैसे कैटेगराइज करना है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोमिनेशन takes place, bromination takes place exactly in the same way, in the same way as the chlorination। ब्रोमिनेशन बिल्कुल वैसे ही तरीके से होगी जैसे आपकी क्या होगी, क्लोरीनेशन। तो ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सेम आएंगे। ये मैं सेम एग्जैक्टली सेम वे का मतलब है, ये सेम वे लिखने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सेम। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे आप बना रहे हो वो सेम आएंगे। हाँ, अगर मेजर माइनर डिसाइड करना है तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिख भी देती हूँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सेम बट मेजर एंड द माइनर, जो मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है अभी सिखाऊंगी, मेजर एंड माइनर डिफर। चलो अब आ जाओ फ्लोरिनेशन पे, ये भी एक लाइन लिखाएंगे और खत्म करेंगे। जो आपका फ्लोरिनेशन है ना, वो डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं है हैलोजनेशन, हैलोजन और एल्केन का, सॉरी, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ द एल्केन इज नॉट पॉसिबल। कोई बच्चा बता सकता है क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लोसिव होते हैं इन नेचर। शाबाश, देखो कितनी अच्छी बात बताई इस बच्ची ने। फ्लोरिनेशन ऑफ द डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ द एल्केन इज नॉट पॉसिबल एज इट इज एक्सप्लोसिव। मैंने क्या कहा कि सिर्फ कॉपी पे ही नहीं लिख देना, जो रिएक्शन लैब में होता है वो लिखना। कॉपी पे तो तुम सोडियम लिख के पानी डाल दो तो आग थोड़ा लग जाएगी, ठीक है ना, सोडियम के ऊपर वाटर लिख लोगे तो वो कोई बर्न थोड़ा हो जाएगा। अब लैब में तो देखो ये बर्न होती है ये चीज, तो इसलिए वो रिएक्शन वो चीजें होती हैं जो लैब में फॉर्म हो सकती हैं, वो हमें लिखना है। ठीक है, अब फ्लोरिनेशन में CF बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और जब ये फॉर्म होता है तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है डायरेक्ट हैलोजनेशन से कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो जाता है, तो इसलिए ये डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है लैब में, इसलिए हमें कॉपी पे भी नहीं लिखनी। तो फिर आप पूछोगे कि मैम फ्लोरो प्रोडक्ट नहीं बनते, बनते हैं, वो हैलोजन एक्सचेंज से बनते हैं। मतलब पहले क्लोरोब्रोमो बना लिया जाता है फिर उसको फ्लोरो में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं बनता है। चलो फ्लोरिनेशन भी आ गया, ब्रोमिनेशन भी आ गया, क्लोरिनेशन भी आ गया। अब कहाँ पे आएंगे हम? आयोडीनेशन पे। आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स। रिगार्डिंग द आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स, बच्चे ये इसी टॉपिक के अंडर आता है सारा। मतलब आप इसको ना हाइलोजनेशन में ये वाले पोर्शन को लिख लो क्लोरीनेशन, ठीक है, इसको मैं A लगा देती हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड में इसको कर दो ब्रोमिनेशन, इसको कर दो फ्लोरिनेशन, और इसको कर दो आयोडीनेशन। ये एक ही बात है। आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स क्या होता है? तो आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स में आयोडीन की एडिशन होती है। दिस टू इज अ क्वाइट डिफरेंट बेटा। ये मैंने इथेन लिया, ठीक है। अब इथेन, अब कई बच्चों को लगता है कि मैम आपने
H3C लिख दिया। लिखने को तो चाहे तुम ऐसे लिख दो CH3 कोई गलत नहीं है, पर वैसे तो तुम्हें पता है ना कि इसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड हम ऐसे भी दिखा देते हैं, इसे ऐसे लिख के CH3 ठीक है। तो इसलिए बोथ द वेज आर करेक्ट, कैसे भी बना सकते हो। कई बच्चे ना जब मैं ये लिखती हूँ तो उसको पढ़ते हैं H3C नहीं पढ़ना है, वो है CH3 ही है, बस लिखने का ढंग ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ होनी चाहिए कि C जुड़ते हैं ना कि H3 और C, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, इसको कोई गलत नहीं करता है। चलो, अब इसमें हमने ऐड किया आयोडीन। तो जब आयोडीनेशन करते हैं ना तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। अच्छा बताओ, रिवर्सिबल रिएक्शन होने से क्या नुकसान होता है? मैम हाइड्रोकार्बन में होते हैं। हाँ, हाइड्रोकार्बन रिवर्सिबल रिएक्शन होने से क्या होता है? सोचो, पता नहीं मैम। हम रिएक्शन में आयोडो एल्केन बनाना चाहते हैं। अगर हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया, उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया, तो जो हमारे प्रोडक्ट बने थे वो वापस से रिएक्टेंट बन गए, फिर हमें उस रिएक्शन का क्या फायदा हुआ? समझ रहे हो मेरी बात? हमें क्या चाहिए था? हमें ये चाहिए था, और इसका नाम क्या है? आइडो इथेन है। हमें ये चाहिए था, पर हमारा रिएक्शन बैक चला गया, इसने ये बना दिया, तो फिर कोई फायदा नहीं है। और उसका कारण क्या है पहले तो आयोडीनेशन को ये मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाई iodination of the alkane is performed in the presence of iodic acid. In the presence of iodic acid oblique nitric acid. ब्रैकेट में लिख दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्यों करनी पड़ती है आयोडीनेशन, ठीक है। व्हाई इट हैज टू टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका कारण यही है। जो HI है ना आपका, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब कितने बच्चे हैं क्लास में जिनको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी नहीं पता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज होता है खुद। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, आयोडीन इससे जुड़ जाएगा, वापस से ये बन जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, ठीक है। खुद को क्या कर लेता है? ये ऑक्सीडाइज कर लेता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा खुद, ठीक है। या अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ आ रही या मुश्किल लग रही है या 11th में रिडॉक्स नहीं पढ़ा, तो मैं एसिड बेस तो जानते हो कि नहीं जानते हो? यस मैम। तो बस ऐसे याद कर लो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या करे? क्यों है ये स्ट्रॉन्ग एसिड? H इतू सा है, आयोडीन इतना बड़ा है, तो भाई सेकंड क्लास के बच्चे के साथ 12th क्लास के बच्चे को बिठा दिया, कितनी देर तक सेकंड क्लास के बच्चे को झेलेगा वो? उसके बाद तो बोर हो जाएगा। तो ये हिसाब किताब है इनका, है डिसिमिलर साइज, इसलिए HI में होता है वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है और ये जल्दी से टूट जाता है। क्या कम है इसकी? इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है लेस। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस है, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये H+ और I नेगेटिव दे देगा, या H डॉट और I नेगेटिव दे देगा, फिर वापस से रिएक्शन ले जाएगा बैकवर्ड। तो इसका सॉल्यूशन मैं पिछले क्वेश्चन का लिख देती हूँ कि इन द आयोडीनेशन ऑफ एल्केन, इन द आयोडीनेशन ऑफ एल्केन, ये पिछले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एल्केन HI formed is the strong reducing agent. HI formed is the strong reducing agent which makes the reaction backward. ठीक है, जो रिएक्शन को क्या ले जाता है? पीछे ले जाता है।
which makes the reaction backward भी ना बोलो तुम, reversible बोलो, और ज्यादा बढ़िया वर्ड है, which makes the reaction reversible। तो रिवर्सिबल ही चला गया तो हमें फिर क्या फायदा मिला? So the reaction has to be performed, so the reaction has to be performed in the presence of strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो इसके दुश्मन को के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे ना, ये खुद क्या है, क्या बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको खा जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन होगा। यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। प्रॉब्लम की वजह कौन है? रिवर्सिबल क्यों जाता है रिएक्शन, ये है प्रॉब्लम की वजह। तो जब प्रॉब्लम की वजह ही खत्म हो गई तो रिएक्शन तो वापस से चला गया। ठीक है ना, समझो इस बात को। तो आपका ये HI फॉर्म क्या होता है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ HiO3 की प्रेजेंस में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि HiO3 की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर सकते हो या HNO3 की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर सकते हो। तो जब ये रिएक्शन देगा तो ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन दे देगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो आयोडीन बन जाएगा। तो आयोडीन बन जाएगा तो रिएक्शन को किधर घसीटेगा, ये किधर खिसका देगा। आयोडीन बन गया तो ये फॉरवर्ड में ले जाएगा। ठीक है, अगर ये बनता था तो ये बैकवर्ड में ले जाता था। नीचे एट्रियल प्रिंसिपल पढ़ा है ना, प्रोडक्ट बने तो वो बैकवर्ड ले जाता है रिएक्शन को, रिएक्टेंट बने इक्विलिब्रियम में तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन में डायरेक्शन में ले जाता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसलिए इस रिएक्शन को, ये क्वेश्चन एज इट इज आता है कि आयोडीनेशन को क्यों किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका कारण है कि इसमें जो HI निकलता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट ही रिएक्शन को रिवर्सिबल लेके जा रहा है, इसलिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करेंगे तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे उसमें। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, आयोडीन बना देंगे। तो जब आयोडीन बना देंगे तो आप इस बात को सीखो, आयोडीन क्या मारेगा धक्का, फॉरवर्ड रिएक्शन में मारेगा, तो इसका मतलब है आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो जी, तो आयोडीनेशन भी हो गया, फ्लोरिनेशन भी हो गया, क्लोरीनेशन भी हो गया और ब्रोमिनेशन भी हो गया। मैम नोट कर लें 1 मिनट। क्या पीछे करूं स्लाइड? यस मैम, एक स्लाइड। ठीक है ठीक है। तो अब हम जो डिस्कशन करेंगे ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एंड दैट डिस्कशन इज अबाउट द रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। दैट्स व्हाई टुडेज लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही मेथड चाहे हो पाएगा, पर ये 11th क्लास को भी कवर कर लेगा, आपका 12th में तो है ही है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि मेजर माइनर कैसे डिसाइड करना। उसके लिए पहले हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर मेजर माइनर डिसाइड करेंगे। बेटा आपने नोट कर लिया, मैं शिफ्ट कर दूं स्लाइड? यस मैम, कर दो मैम। चलो, अब सबसे पहले तो देखेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन ऑफ एल्केन है सबसे पहले तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जिन बच्चों को तो फ्री रेडिकल पता है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को फ्री रेडिकल का मतलब नहीं पता वो समझो, इधर ब्रैकेट में देखो। अगर कोई एटम स्पेशली कार्बन पीन बॉन्ड बना रहा है, आपको पता है कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका ऑड इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, तो इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। मतलब कोई भी स्पीशीज having odd electron pair, having odd electron pair, जिसके पास odd electron pair होता है, that is called as a free radical। उसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या है, फ्री रेडिकल है। मतलब जिसके पास भी odd electron pair होता है वो फ्री रेडिकल होता है बेसिकली। और पेयर भी नहीं लिखना चाहिए मुझे, ऑड इलेक्ट्रॉन। पेयर से तो फिर आप ये कंफ्यूजन में आ जाओगे कि 2 होने चाहिए, तो ऑड इलेक्ट्रॉन बस, दैट्स इट। एक अकेला इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे तो पेयरिंग में है।
तो जब इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें चेन इनिशिएशन स्टेप करते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज अ चेन इनिशिएशन स्टेप. तो रिगार्डिंग द चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होता है कि हमने पहले इसमें देखा होगा तुमने, मैंने क्लोरीन को ऐड किया या ब्रोमीन को ऐड किया या किसी को भी ऐड किया. तो क्लोरीन को ऐड किया और उसमें हमने डाला यूवी लाइट. यूवी लाइट डाल के क्लोरीन क्लोरीन लिया पहले. उसके बाद क्या होता है ना, ये देखो इसका होमोलिटिक फिशन होता है. किसी भी बॉन्ड के होमोलिटिक फिशन का क्या मतलब है, तुम इस बात को समझो कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो बेटा अगर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अगर होमो होमो मतलब सेम, होमोलिटिक फिशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा. तो अगर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के पास क्या आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना. तो ये क्या फॉर्म हो गया, फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया. तो ये पहला स्टेप है. पहले स्टेप में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है क्लोरीन का. उसके बाद आता है चेन प्रोपागेशन स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज अ चेन प्रोपागेशन स्टेप. अब प्रोपागेशन स्टेप क्या होता है, चेन प्रोपागेशन स्टेप वो होता है जिसमें चेन आगे प्रोपागेट करती है. चेन आगे प्रोपागेट करती है मतलब और सारे फ्री रेडिकल बनते हैं एक फ्री रेडिकल से. देखो हम पहले मीथेन ले लेते हैं. मीथेन को जानते हो तुम, कैसे रिएक्शन हुआ था सबसे पहले क्लास में, आज हमने यही स्टार्ट किया है. तो बेटा ये जो फ्री रेडिकल क्लोरीन था ना, ये उस पर अटैक मारता है. तो इसका भी होमोलिटिक फिशन कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ. तो समझो CH डॉट, ठीक है, और H डॉट और Cl डॉट आपस में मिलके HCl बना दिया. तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, ये तुम्हारे पास बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल. दिस इज द मिथाइल फ्री रेडिकल दैट इज फॉर्म्ड. करेक्ट और नॉट? ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में मैकेनिज्म कराऊंगी क्योंकि इसमें से हमें कुछ ज्यादा आएगा नहीं. उसके बाद है चेन टर्मिनेशन. इसमें सिर्फ रीजनिंग ही आता है और कितने प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं वो इसी से एक्सप्लेन हो जाएंगे. उसके बाद है, मैम डॉट कहाँ से आया? क्या कह रहे हो मैम डॉट कहाँ से आया? क्या मैम डॉट कहाँ से आया? बेटा, आर यू स्लीपिंग? नहीं मैम. अब से 5, 7, 10 मिनट पहले मैंने आपको फ्री रेडिकल बताया और मैंने आपको तब मैकेनिज्म शुरू कराया कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं. तो अगर 3 इसके इलेक्ट्रॉन किसी किसी स्पीशीज के साथ पेयर्ड हैं और एक इलेक्ट्रॉन इस पे ऐसे ही पड़ा है तो वो Yes, फ्री ma'am. रेडिकल होता है. और फिर मैंने तुम्हें यहाँ पे बना के भी दिखाया कि अगर इसका होमोलिटिक फिशन हो, होमोलिटिक फिशन का मतलब होता है कि ये बराबर बराबर टूटे. या तो तुम्हें ये नहीं पता कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो फिर यहाँ यहीं पे प्रॉब्लम है. तो अगर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एरो आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया. और अगर ये 2 थे तो इस पे 2 भी लगा सकते हो कि 2 Cl फ्री रेडिकल बन गए. तो ये डॉट इज अ इलेक्ट्रॉन, तो सारा काम ही फ्री रेडिकल का हो रहा है. आप Yes, पूछते हो ma'am. कि ये डॉट क्या है बेटा. मैम मिस्टेक हो. मिस नहीं करना है क्लास में, गुड मॉर्निंग रहना है सबने. हाँ, जैसे मॉर्निंग में होते हो ना एक्टिव, वैसे बिल्कुल. चेन, देख हम चेन टर्मिनेशन पे पहुंच गए अविनाश. तुम मुझे फर्स्ट स्टेप पूछ रहे हो. चेन टर्मिनेशन में क्या होगा बेटा, देखो पहले में फ्री रेडिकल बनते हैं, दूसरे में फ्री रेडिकल प्रोपागेट होता है, आगे आगे ट्रांसफर होता है, तीसरे में 2 फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन करके प्रोडक्ट बना देते हैं. तो क्या क्या काम हो सकता है, ये काम हो सकता है कि ये आपका फ्री रेडिकल, बेटा यहाँ पे 2 Cl थे ना, एक तो यूज कर लिया, एक और बचा है, तो ये आपस में मिलके प्रोडक्ट बना देंगे CH3Cl. ये है वो क्लोरोमीथेन जो तुमने पहले स्टेप में बनाया था. और आगे जाके तुम देखोगे कि इसी स्टेप को आगे 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 करते चले जाओ, जितना मर्जी बढ़ा लो, फिर आपका बाय प्रोडक्ट 2 वाला प्रोडक्ट, 3 वाला प्रोडक्ट, 4 वाला प्रोडक्ट बनता जाएगा. तो दिस इज हाउ वी रीच टू द मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर कि कैसे होता है ये. आप देखो कई बार ऐसा जैसे जेई में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पॉसिबिलिटी है इसमें इथेन बनने की. बिल्कुल पॉसिबिलिटी है. अगर ये चीज आपस से ही मिक्स हो जाए तो ये देखो सीसी में बॉन्ड बन जाएगा तो इथेन नहीं बन जाएगा. Yes, ma'am. पूछता है बेटे कि किस किस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप कोई भी फ्री रेडिकल किसी के साथ मिला सकते हो. ये तो मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको फर्स्ट करवाया उसके हिसाब से करा दिया. चलो अब मैकेनिज्म भी देख लिया, रिएक्शन भी देख लिया. अब इसका हमें फायदा क्या है, कैसे पता करना है. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल क्या होती है.
स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स का क्या ऑर्डर है? अगर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक डॉट लगा है तो उसको बोलते हैं 0 डिग्री फ्री रेडिकल। और अगर एक कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा है और 2 हाइड्रोजन और लगे हैं और डॉट लगा है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर एक कार्बन के साथ जिसके साथ डॉट है उसके साथ 2 और कार्बन लगे हैं और एक हाइड्रोजन लगा है तो दिस इज अ 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है। और अगर एक कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हैं और एक डॉट लगा है तो ये कौन सा हो जाएगा बेटे? दिस इज अ 3 डिग्री फ्री रेडिकल। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है, सेम, बस ये फ्री रेडिकल का है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल मैंने आपको बताई थी जब हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक पढ़ाया था जीओसी में, तब भी ये डिस्कशन किया था कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का योर दिस थिंग ऑर्डर। मैम लोन पेयर में ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं? कौन से? मतलब मैम लोन पेयर आ जाए तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे या कम? बेटे लोन पेयर कहाँ पे आ जाए? मतलब कहीं भी लोन पेयर आ गया तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे या कम स्टेबल? अगर लॉन पेयर आ जाएगा तो कार्बन के तो 1 2 3 4 5 4 6 बॉन्ड बन जाएंगे। कौन सा कार्बन 6 बॉन्ड बनाता है? इसमें हाउ कैन देयर बी द लॉन पेयर? लॉन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के खाते में 4 पहले हैं, 2 तुम और जोड़ दो और तुम बोलो कि वो स्टेबल हो जाएगा। इसमें देख लीजिए जिसको प्रीवियस स्लाइड देखना है। डन बेटा? क्या मैम मैं? इससे आगे वाली, हाँ जी। इससे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ वो एक बच्चे ने ना एक्चुअली मैसेज किया था, पिछली दिखा दो। चलो जी, इससे नेक्स्ट भी दिखा दी। अब यहाँ पे है आपके पास कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल तो पता लग गया आपको। तो आपके पास जब मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो कई बार स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बेस पे बनते हैं, कई बार सेलेक्टिविटी पे बनते हैं। तो अब आपको मेजर एंड माइनर कैसे पता लगता है? मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपको पता लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी के बेस पे। रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ लो बेटा। रिएक्टिविटी का मतलब तो होता है कि कौन कितना जल्दी रिएक्ट करेगा। रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर कई बार क्या होता है ना, कई बार कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे लेट अस सपोज दैट यू आर हैविंग वन क्वेश्चन इन द एग्जाम, है ना। उस क्वेश्चन में, जेई के क्वेश्चन में एग्जामिनर ने डाला हुआ था काफी ट्विस्ट, 2 3 जगह पे ट्विस्ट डाला हुआ था। तुम अभी क्लोरीनेशन पढ़ रहे हो, तुमने नाम पढ़ा कि ये तो क्लोरीनेशन का क्वेश्चन है, झट से ऑप्शन मार दिया, तो उसे बोलते हैं रिएक्टिव, है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये। अब कई बच्चे कैसे होंगे जो एकदम से क्लोरीनेशन का टॉपिक देख के रिएक्ट नहीं करेंगे, वो क्या सोचेंगे पहले कि हाँ क्या कोई इसमें ऐसी चीज है, ट्विस्टिंग है जिस पे हमें सोचना है या जिस पे हमें हाथ से लिख के इसका मैकेनिज्म करके प्रोडक्ट देना है। तो इसका मतलब है उन्होंने एकदम से रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने क्या किया, पहले सेलेक्ट किया उसके बाद रिएक्ट किया। ठीक है। तो रिएक्ट, कई आपके पास एल्केन्स ऐसी होती हैं जो आपके पास प्रोडक्ट देंगी, रिएक्टिव होगा प्रोडक्ट, कोई हैलोजन ऐसा प्रोडक्शन देगी जिसमें रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। और कई क्या है, वो सेलेक्टिव प्रोडक्ट देगी। और जब भी जिंदगी में सेलेक्टिव प्रोडक्ट, अभी आप अपनी लाइफ की एग्जांपल ले लो, ये तो मैंने हाइड्रोकार्बन या हैलोजनेशन की एग्जांपल दे दी। तुम ऐसा देख लो कि
लेट अस सपोज अभी तुम 12th क्लास में हो, है ना, छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं। अभी 12th क्लास में यू आर हैविंग द टाइम, है ना, यू आर हैविंग अ टाइम, यू हैव टू गिव द एग्जाम ऑफ अ जेई इन द 2023। तो अगर तुम ऐसे हो कि यू आर हैविंग दैट टाइम एंड यू जस्ट वांट टू एंजॉय, यू जस्ट वांट कि हम आज टीवी भी देख लें, हम आज फोन भी चेक कर लें, वी डू एवरीथिंग, तो दैट मीन्स यू पीपल आर हाईली रिएक्टिव। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि अभी हम पढ़ लेते हैं, फ्यूचर में जाके व्हेन वी विल गेट सेटल ना, तब लाइफ में एंजॉय कर लेंगे। वो क्या है, सिलेक्टिव है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो सिलेक्टिव होता है वो चार चीजों को परख के, देख के, सोच के डिसीजन लेता है। जो रिएक्टिव होता है वो फटाफट से बस जो सामने आ गया वैसे कर लिया। तो मैंने तो दो एग्जांपल तुम्हें दे दी हैं, एक तुम्हारे वैसे बिहेवियर वाली और एक हैलोजनेशन वाली, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो सेलेक्टिविटी, जब भी आप सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनता है ना, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। ठीक है, मतलब आपका जो फ्री रेडिकल स्टेबल है उसके बेस पे सिलेक्टिव प्रोडक्ट बनता है। जो बंदा सिलेक्टिव होता है वो बढ़िया चीज लेता है, सेलेक्ट करके लेता है, वो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बेस पे बनता है। रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बेस पे प्रोडक्ट नहीं बनता। रिएक्टिविटी में क्या देखा जाता है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जहां पे ज्यादा है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या मुझे ऐसे लिखना चाहिए, more number of hydrogen atoms of particular type वो वाला प्रोडक्ट बना देगा मेजर। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल वाला होगा वो वाला प्रोडक्ट बनेगा मेजर। मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। जैसे अब हमने क्या क्या किया, हमने क्लोरीनेशन किया, हमने ब्रोमिनेशन किया, हमने फ्लोरिनेशन किया, हमने आयोडीनेशन किया। इतना मानते हो इस बात को? इसमें अच्छा, फ्लोरिनेशन की तो बात ही नहीं हो रही है, ये तो क्या हो गई तुम्हारी एक्सप्लोजिव, इसको छोड़ दो। अब आपके पास बचे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। जब भी पेपर में ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन होगा तो ये है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब क्या है, अभी तो कराया था, सोच समझ स्टेबिलिटी ऑफ के फ्री आंसर रेडिकल, देगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाँ शाबाश, सेलेक्टिव मतलब जो आपका स्टेबल फ्री रेडिकल होगा ना, जो आपका स्टेबल फ्री रेडिकल होगा ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा प्रोडक्ट आएगा, मेजर मेजर। प्रोडक्ट। पर अगर आप क्या कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो बच्चे इसको आराम से ले रहे हैं ना और क्लास में लीव हो रहे हैं, 2-3 बच्चे मैं देख रही हूँ, तो वो समझ नहीं आएगा बाद में अगली क्लास में। सिलेक्टिव प्रोडक्ट का मतलब है जो स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे आ जाओ, क्लोरीन है भाई जल्दबाजी वाला बंदा, क्लोरीन क्या है, रिएक्टिव है। क्लोरीन के केस में बच्चा स्टेबल फ्री रेडिकल पे नहीं जाना, क्लोरीन के केस में क्या जाओगे, कैसे जाओगे क्लोरीन के केस में? क्लोरीन के केस में जिसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो आपका जाएगा मेजर प्रोडक्ट। समझ में आई मेरी बात? लो मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ। ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में आ गया, ये क्वेश्चन अभी तुम्हें जिन जिन बच्चों को याद है ना, ये मैंने अभी तुमसे बनवाया भी है थोड़ी देर पहले और तुमने सही आंसर दिया। तुमने इसका क्लोरीनेशन किया और तुमने इसका ब्रोमिनेशन किया, ठीक है, या इसका आयोडीनेशन किया, कुछ भी। तो अगर तुमने क्लोरीनेशन किया तो तुमने क्या क्या प्रोडक्ट बनाए थे, पहले तो वो लिख लो। तुमने एक प्राइमरी का बनाया था, ये बन गया प्राइमरी। उसके बाद तुमने सेकेंडरी का बनाया था, CH3 CH CH3 CH, अच्छा क्लोरीन है, Cl Cl और यहाँ पे बन गया CH3। ये सेकेंडरी का प्रोडक्ट बन गया।
और एक आपका टर्शरी का प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि इन तीनों प्रोडक्ट्स में से सबसे स्टेबल कौन सा है? ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा, और ये 1 डिग्री। तो कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? अभी सीखा था हमने मैम 3 डिग्री। बिल्कुल, शाबाश। तो ये आपका 3 डिग्री स्टेबल होगा। बट अब इधर भी आ जाओ पहले, क्योंकि साइड बाय साइड करना है ना इसको। CH3 CH CH3 CH2 CH2I अब ईयर कुछ भी कर सकते हो, प्लस CH3 CH3 CH2 CH3 ये बन गया, प्लस CH3 CH3 CHI एंड CH3 ये आ गया तुम्हारे पास। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, किसके केस में स्टेबल फ्री रेडिकल देखना है हमने? ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन के केस में। इसमें तो ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन के केस में आप उस प्रोडक्ट को मेजर लिखोगे जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल स्टेबल आता है। तो मुझे बताओ किसका फ्री रेडिकल स्टेबल है? ये वाला 3 डिग्री है, तो ये होगा तुम्हारा मोर स्टेबल। मेजर, मेजर बोलते हैं इसे। और ये वाले दो क्या होंगे तुम्हारे? माइनर। माइनर। बात समझ में आई? इज दैट क्लियर और नॉट? यस मैम। ठीक है जी, चलो अब वापस से आओ। अब जब आपने क्लोरीनेशन किया, क्लोरीनेशन के केस में आप क्या देखोगे? बताओ मुझे। क्लोरीनेशन के केस में तुम ये बात नहीं चेक करोगे कि कौन सा स्टेबल है। क्लोरीनेशन के केस में तुम चेक करोगे कि कौन से मोर हाइड्रोजन ज्यादा है। शाबाश। 3 6 9 9 हाइड्रोजन है 1 डिग्री। तो जो तुम्हारा 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मेजर। 2 डिग्री वाले हैं 2 हाइड्रोजन है 2 डिग्री, और 1 हाइड्रोजन है 3 डिग्री, और ये वाले दो प्रोडक्ट तुम्हारे क्या आएंगे? माइनर। माइनर। इस तरीके से हम पेपर में मेजर माइनर लगा के आएंगे। तुम्हें जिंदगी में क्या बात याद रखनी है कि क्लोरीन होता है रिएक्टिव। फटाफट देखा, रिएक्ट कर गया, उसने देखा कहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, उस हिसाब से मेजर। पर ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन में ऐसा नहीं होता है। ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन में क्या चेक किया जाता है? कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट है। तो इज दैट क्लियर है? इसको सब बच्चे याद रखेंगे? यस मैम। ठीक है जी। तो क्लोरीनेशन के केस में इस तरह से आप प्रोडक्ट निकालते हो। इसके साथ आपका पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन कंप्लीट होता है। सेकंड है फ्रॉम द एल्कीन्स। एल्कीन्स कैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटे? एल्केन्स को सैचुरेटेड बोलते हैं, एल्कीन्स को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। फ्रॉम एल्कीन्स दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला मेथड है एडिशन ऑफ हैलोजन। बातें नहीं करना है पहली बात तो, दूसरा म्यूट पे रहना खुद। एडिशन ऑफ हैलोजन कैसे होता है? ये तुमने ले लिया एल्कीन, इसमें कर दिया एडिशन ऑफ हैलोजन। ब्रोमीन करो, क्लोरीन करो, आयोडीन करो, फ्लोरीन नहीं करना बस। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो ये बहुत आसान काम है। एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो एक पे एक Br लग जाएगा और एक पे एक Br लग जाएगा। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैडम ने ऊपर क्यों चढ़ा दिया इसको? मैडम ने इसलिए ऊपर लिख दिया इसको क्योंकि मुझे पता है कि इस एडिशन को बोलते हैं एंटी एडिशन, और इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो डाई हेलोजन डेरिवेटिव होता है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। देखो ये रिएक्शन कैसे हुआ? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। HBr की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, सॉरी HBr नहीं, हम तो ब्रोमीन वाला कर रहे हैं ना अभी।
Br2। चलो मैं पहले ऊपर वाले का ही मैकेनिज्म बता दूं, वो थोड़ा ज्यादा आसान है, एक ही बात है वैसे मैकेनिज्म में तो दोनों में। Br ले लिया हमने, ये है तुम्हारा CH2। सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले ये ऐसे हो जाता है शिफ्ट, तो एक साइड नेगेटिव हो जाएगी, एक साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाता है और पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे पहले इसका हो जाता है साइक्लाइजेशन, मतलब ये ऐसे जाके लग जाता है, देखो CH2 ऐसे जाके लग जाता है ये सबसे पहले पार्शियल। आप चार्जेस ना भी करो तब भी आपका ये चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये इस तरीके से Br प्लस माइनस होता है। अब ये इसको, इसका मतलब क्या हुआ मैम, एल्कीन को ऑल्फिन्स भी बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल सिमरन, एल्कीन्स को ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। ऑलिफिन्स इसलिए बोलते हैं कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसका हाइड्रोजनेशन करके आप प्रिपेयर करते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये रिफाइंड जो आपका ऑयल होता है ना वो है, दिस इज अ बैड ऑयल। चलो, करना क्या है इसमें, जब ये एक पॉजिटिव हो गया तो उस पॉजिटिव पे पाई का अटैक मारना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो ये इस पे अटैक करेंगे, तो जब अटैक करेंगे तो ये ऐसे लग जाएगा, ये प्लस होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये दुखी है भाई, इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऐसे ब्रेकअप हो जाता है। तो जब ये ब्रेकअप हो जाएगा ना तो ये किसी एक उस पे लग जाता है कार्बन पे, और दूसरे कार्बन पे Br आ जाता है, और प्लस आ जाता है, सॉरी। तो जब प्लस आ गया तो ये Br नेगेटिव ना नीचे से अटैक नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे तो क्राउडीनेस है, तो ये ऊपर से अटैक करता है। तो इसलिए इस एडिशन को बोला जाता है एंटी एडिशन। ये 11th क्लास का सिलेबस है, 11th क्लास में आता है ये ब्रोमीन की एडिशन। बाकी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, प्रोडक्ट यही फॉर्म होता है जो हमने ऊपर लिखा है। इज दैट क्लियर कि कैसे होता है ये मैकेनिज्म, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, बस आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। कभी भी मैकेनिज्म नहीं कोई पूछता है, बस इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि दिस इज अ एंटी एडिशन और ये कौन सी एडिशन, ठीक है। एंटी एडिशन का मतलब होता है कि अपोजिट साइड पे लगता है, और सिन एडिशन का मतलब होता है कि सेम साइड पे लगता है, ठीक है, ठीक है, ओके। यस मैम, ठीक है जी मानसी ठाकुर। चलिए आगे, ऐसे ही जैसे मैंने क्लोरीनेशन किया ना, आप इसमें ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन भी कर सकते हो। सेकेंड मेथड है बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। कौन बच्चा मुझे क्लास में बताएगा कि हैलोजन एसिड क्या होता है? हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ जल्दी। इसके नाम को ही जोड़ो ना, हैलोजन और एसिड, दिमाग लगाओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैम। हाँ जी बिल्कुल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, हाइड्रो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। बेटे हैलोजन का मतलब है X, एसिड वो होते हैं जो H देते हैं, तो HX, टेंशन नहीं लेनी है इसमें, ठीक है। मतलब मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। हाय, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होगी, क्या करते हो भाई तुम? अविनाश कुमार, गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डेड मानसी ठाकुर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप तब करोगे ना जब कोई और मॉलिक्यूल लिया आपस में इनके होगी, आपने सिर्फ एक HX लेना, इसमें तो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। हाँ आपस में जब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तब बात अलग है, उसकी तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं ना। ये देखो एक ही है ना इसमें, H प्लस और X नेगेटिव है, तुम बताओ कौन सी बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन थोड़ा है। यस मैम। इसके आगे तुम ले रहे हो, अगर इसके आगे ले रहे हो मतलब X और H प्लस X, तो ये बात है बेटे, यहाँ पे कुछ इंट्रैक्शंस हो सकती हैं, बट अभी तो मैं एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत हो ना इसमें। चलो, अब हैलोजन एसिड को एल्कीन में डालो, क्योंकि हम एल्कीन से मेथड पढ़ रहे हैं ना। तो ये एल्कीन ले लिया, तो ये तो बहुत आसान है बेटे। H और X लगाया जब मैंने, तो इसको किसी भी साइड पे शिफ्ट कर लो। यहाँ पे इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो इसमें जब आपने एडिशन किया तो आप किसी भी साइड पे डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, क्योंकि अभी तक तो कोई
डिफरेंस ही नहीं है। तो जिस साइड शिफ्ट हुआ वो नेगेटिव हो गया, दूसरा साइड पॉजिटिव हो गया, ये चीज नेगेटिव हो गई, ये चीज यहाँ पे पॉजिटिव हो गई। तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला देना, नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला देना, हो गया रिएक्शन। CH2 पे लग गया X और CH2 पे लग गया 3, तो बन गया तुम्हारा। यहाँ पे HCl होता तो Cl लग जाता, Br होता तो Br लग जाता। तो ये बन गया हेलोइथेन। देखो इस रिएक्शन को ऐसे कर सकते थे, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 एंड CH2Cl, तो ये फॉर्म हो गया क्लोरोइथेन। इस तरीके से ये सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में ऐसे होता है। अब आगे देखते हैं, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब हुआ बताओ मुझे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का ये मतलब हुआ जहां पे डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के राइट साइड पे 1 कार्बन है। तो इसमें अगर आप HCl का एडिशन करते हो तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है, काफी बच्चों को इसका नाम भी पता होगा, मार्कोनिकॉव्स रूल। अब ये मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, व्हाट डज इट मीन। पहले मार्कोनिकॉव रूल सीखो, समझ लो प्लीज। पहले इसको समझ लो क्या होता है मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, ड्यूरिंग द एडिशन of halogen acid to unsymmetrical alkene, negative part of attacking reagent will join to that carbon atom of double bond। इतना तो ज्ञान रखते हो ना कि अगर किसी ने ज्वाइन होना है, ऐड होना है, तो डबल बॉन्ड पे होगा। कोई ऐसा तो नहीं है क्लास में जो डबल बॉन्ड के अलावा सिंगल बॉन्ड पे ज्वाइन करेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड पे एडिशन होती है, इस पे कुछ नहीं होगा। विल ज्वाइन टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड which contain less number of carbon atoms, जिसमें कम नंबर, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वैसे तो ये रूल एक शॉर्टकट होता है, इस रूल का एक्चुअल में बेसिस जो होता है वो है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। आप खुद सोचो ना, अगर मैं इस बॉन्ड को इस साइड पे शिफ्ट करूं, इफ आई शिफ्ट दिस बॉन्ड टू दिस साइड, तो क्या आएगा, CH3 CH CH2, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा कार्बन बना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है मोर स्टेबल। तो यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल एक शॉर्टकट है, एक मेथड है, बट एक्चुअली में इसके पीछे जो लॉजिक है वो है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, ऐसा ना हो यहाँ से क्लास करके जाओ और घर जाके ये ना पता लगे कि मैडम ने CC क्या लिखा है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है कि कार्बोकेटायन, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कार्बोकेटायन है। तो नेगेटिव पार्ट आपको किसको देना है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये अटैकिंग रिएजेंट ये है। नेगेटिव पार्ट उसको देना है जिसपे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट उसको देना है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। एरो की डायरेक्शन मतलब एरो का जो हेड है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ हेड होगा, नेगेटिव की तरफ टेल होगी। तो यहाँ पे भी इधर नेगेटिव आ गया तो एरो का जो टेल है वो नेगेटिव की तरफ, हेड पॉजिटिव की तरफ। तो CH3 CH Cl एंड CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा मेजर, जिसको बोलते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन, तो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म।
Is that clear or not? मैम पिछली स्लाइड निकालना 1 मिनट। हो गया मैम। इसमें मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाना है। बनाओ इसका प्रोडक्ट। जल्दी बनाओ जल्दी। आयुपैक नेम लिख सकते हो उसका, जो प्रोडक्ट बनाओगे आप। मार्कोनिकॉफ रूल के बनाओ जल्दी प्रोडक्ट। यस, व्हाट इज द आंसर? अब ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के 2 कार्बन है। नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजेंट का उस कार्बन पे जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन एटम है। पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। The negative part of the attacking reagent will join to that carbon which is containing less number of hydrogen atom. तो आपके पास आंसर आ जाएगा CH3, और पॉजिटिव पार्ट आपके पास यहाँ पे जाएगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन। इतनी छोटी सी सिंपल सी बात पे आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो। बहुत सिंपल लॉजिक बताया तुम्हें। जो डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है, पहली बात तो उस पे एडिशन होना है। तो अगर उस पे एडिशन होना है तो आपको ये तो चेक करना है ना किस पे हाइड्रोजन कम है। इस पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट इस पे जाएगा। CH3 यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट जाएगा। CH2, CH3, CH3 और Br। जब इसका आयुपैक नेम लिखोगे तो दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। तो दिस इज अ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 bromo 2 methyl butane. This is the answer of this question. Is that clear? चलिए, अब उसके बाद होता है एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मैम पिछली स्लाइड खोलोगे एक बार? थैंक यू मैम, हो गया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एक नाम है पर ऑक्साइड इफेक्ट, और एक इसे बोलते हैं खराश इफेक्ट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पर ऑक्साइड, खराश इफेक्ट, ये बेसिकली एक्चुअली एक ही इफेक्ट के नाम है। यहाँ पे मैं 2 बातें लिख रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स प्लेस in the presence of HI only, sorry HBr only। ना ये HCl में होगा, ना ये HF में होगा, ना ये HI होगा। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ HI ओनली, या इन द प्रेजेंस नहीं लिखना चाहिए। प्रेजेंस तो वो होता है जो एरो के ऊपर होता है, ये तो रिएक्टेंट है, तो इन द केस ऑफ लिख देते हैं। इन द केस ऑफ HBr, ये पहली ट्रिक है। दूसरा,
टेक्स प्लेस इन द, अब आएगा प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ये कैटालिस्ट है। तो अगर आपके पास एरो के ऊपर परऑक्साइड डाला हुआ है, अब परऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, तो ये परऑक्साइड है। ये वाली लिंकेज परऑक्साइड लिंकेज है। तो अगर आपके पास ये रूल है तो ये क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट पहले जाता था कि कम हाइड्रोजन वाले के पास, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट ज्वाइंस टू कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड containing more hydrogen atoms। पहले होता था ना कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे मोर हाइड्रोजन एटम। करके देखते हैं, जैसे वही क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, ये क्वेश्चन आ गया। और पहली बात तो ये सिर्फ किसके केस में होगा, HBr के केस में यूज। ऐसा नहीं करना है कि Cl में भी लगाए जा रहे हो, F में भी लगाए जा रहे हो, I में भी। और उसके बाद एरो के ऊपर या तो वर्डिंग में लिखा हो परऑक्साइड, या ऐसा निशान लगाया हो RC डबल बॉन्ड हो, ऐसा सिंबल डाला हो। ठीक है, इसको ऐसे भी कई बार लिख देते हैं, ये वाली चीज ट्वाइस है और O है। ठीक है, ये वाली चीज ट्वाइस और O2, ये परऑक्साइड ही है। तो जब आप नेगेटिव पार्ट लेके जाओगे तो अब आपको वहां लेके जाना जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ गया। पहले होता था नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट जॉइंस टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, अब ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे अच्छा जाएगा। तो दिस इज अ प्रोडक्ट। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू रूल्स, Markovnikov rule and your this one. तो is that correct? समझ में आई मेरी बात, मैंने कैसे किया है, मार्कोनिकॉफ रूल कैसे किया और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसे किया है। यस मैम। मार्कोनिकॉफ रूल में मैंने नेगेटिव पार्ट वहां पे रखा है जहां पे कम हाइड्रोजन एटम है डबल बॉन्ड के, और हमेशा याद रखो ये सब किस केस में हो रहा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। अनसिमेट्रिकल एल्कीन वो होती है जहां पे क्या होता है बेटे, डबल बॉन्ड के दोनों साइड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन है, उसमें कुछ चीज भी किधर लगा लो कोई फर्क नहीं है। बस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में एडिशनल क्या याद रखना है कि HBr होना चाहिए सिर्फ तब होता है, और दूसरी बात है परऑक्साइड लिखा होना चाहिए एरो पे। पहले वाले रूल का बिल्कुल ऑपोजिट लगा देना। तो इसके साथ हमारे जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोकार्बन्स दे गॉट कंप्लीटेड। क्या क्या पढ़ा एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, लेट मी चेक विद एवरी स्लाइड। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में क्लोरीनेशन किया, सिर्फ मिथेन के केस में ऐसा होता है कि सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाते हैं, टोटल क्लोरीन लग जाते हैं। बाकियों के केस में आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेस पे देने होते हैं। जिस केस में 3 टाइप के हाइड्रोजन हैं तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें 2 हैं तो 2, जिसमें 1 है तो 1। ब्रोमिनेशन सेम वैसे ही होती है जैसे क्लोरीनेशन होती है, फ्लोरीनेशन होती नहीं है डायरेक्ट। आयोडीनेशन के केस में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसका कारण HI होता है। HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करते हैं ताकि रिएक्शन जो है आपका बैकवर्ड ना जाए, फॉरवर्ड ही रहे। बाकी मैकेनिज्म आपको बताया था, और उसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बेस पे कौन आंसर देता है, वो देते हैं ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्योंकि ये हाईली सिलेक्टिव है, सोच समझ के आंसर देते हैं। क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन दिखे वहां पे ज्यादा प्रोडक्ट दे देता है। पहला हमने एंटी मैकेनिज्म किया था जिसमें हैलोजन की एडिशन होती है, बाय प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद हैलोजन एसिड की एडिशन करी एमआर के केस में, जहाँ पे नेगेटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन कम, देखो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे कहाँ जा रहा था, कम हाइड्रोजन है, फिर बाद में कहाँ जाने लग गया जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन
हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन पे जा रहा है तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द प्रेपरेशन फ्रॉम एनी अदर का मतलब है एल्केन से हमारा हो गया है, कुछ और मेथड देखेंगे, कुछ और बनाएंगे, है ना, जैसे कि नार रिएजेंट आएगा या और काफी चीजें आएंगी, उससे देखेंगे। तो इज दैट क्लियर बेटा? सभी को क्लियर हुआ? और मैं बार बार बोलती हूँ साथ साथ पढ़ लिया करो इसको। यस मैम।